subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the cardiovascular system, anatomy and basic physiology. तो आज की वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिटेल अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। सो इन दिस वीडियो आई विल कवर द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द human heart and heart rate and the cardiac output, neural control of the heart, cardiac cycle, ECG means electrocardiogram and the cardiovascular disorders. तो आज की वीडियो में हम इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड द पैथोफिजियोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो बेसिकली बात करें ह्यूमन हार्ट की तो दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक होता है कंडक्टिव फाइबर्स, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स। तो हम बात कर रहे हैं कंडक्टिव फाइबर्स की, ऐसे फाइबर्स जो कि इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं पूरे ह्यूमन हार्ट में, फिर उसके बाद ही जो हार्ट उस सिग्नल्स के रिस्पॉन्स में कॉन्टैक्ट करता है। ठीक है, सो दैट द हार्ट हैज़ आल्सो ए कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल फाइबर्स टू कैरी द इम्पल्स थ्रू आउट द हार्ट वॉल्स एंड द हार्ट हैज़ ए इंट्रिंसिक सिस्टम टू जनरेट एंड कंडक्ट द इम्पल्स। तो हार्ट के पास इलेक्ट्रिकल फाइबर्स होते हैं जो इन इम्पल्स को कैरी कर सकते हैं, और हार्ट के पास अपना खुद का एक इम्पल्स जनरेटर होता है जो कि खुद इम्पल्स को जनरेट कर सकता है। वो है आपका पेस मेकर या फिर एसे नोड, साइनो आर्टिकुलर नोड जिसको बोलते हैं। एंड द कार्डियक मसल्स इज ऑटोमेटिकली स्टिमुलेटेड टू द कॉन्टैक्ट विदाउट द नीड ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। मतलब जो हार्ट का जो मसल्स हैं वो हार्ट में जनरेट होने वाले इम्पल्स के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करते हैं, उसको किसी दूसरे जगह से इम्पल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द ऑटो रिदमिसिटी एंड द इंट्रिंसिक सिस्टम कैन बी स्टिमुलेटेड और डिप्रेस्ड बाय नर्व इम्पल्स इनिशिएटेड इन द ब्रेन एंड द केमिकल्स। लेकिन आपका जो ये जो इम्पल्स का जनरेशन है, कंडक्शन है, वो आपके जो ब्रेन में जो आपके खासकर ब्रेन में, या बात करें सीएनएस की या बात करें हम एएनएस की, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, जिसमें आते हैं सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक, उन न्यूरॉन से कंट्रोल होता है जो कि आगे हम बात करेंगे। सो नाउ कम टू द जंक्शंस टिश्यूज ऑफ द हार्ट। हार्ट में क्या क्या जंक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल जंक्शंस होते हैं, जिसमें आते हैं आपके एसी नोड मीन्स साइनो आर्टिकुलर नोड जिसको हम बोलते हैं पेसमेकर। सेकेंड है आपका एवी नोड मतलब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल एवीवी और बंडल ऑफ हीस जिसको हम बोलते हैं। राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ द एवीवी दोनों के ब्रांचेस होते हैं और होते हैं प्रोकेंजिव फाइबर्स। तो ये आपके बेसिक्स हैं एसे नोड जहाँ पे इम्पल्स जनरेट होता है, जो होता है आपके राइट आर्टिया के पास। फिर आर्टिया में आपका सिग्नल्स पहुँचता है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, जिससे जो हैं वो आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और सिग्नल्स आपके एवी नोड्स पे ही पहुँचते हैं जो आपके जो आर्टिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम्स हैं उसमें ही होते हैं। फिर ये आपके एवीवी के थ्रू पहुंचते हैं आपके राइट और लेफ्ट की तरफ प्रोकेंजिव फाइबर्स की हेल्प से ये मसल्स जो है काम करते हैं। तो ये जैसे कि हम देख सकते हैं, तो ये आपके बेसिक जंक्शंस हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये आपका है एसी नोड, ये क्या है आपका एसे नोड, याद रखिए ये है आपका एवी नोड। ठीक है, तो यहाँ से इम्पल्स आपके कन्वे होता है पूरे आर्टरिया पे, और यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से इन वाल के थ्रू पूरे आपके लेफ्ट और राइट तरफ जो हैं कम्प्लीटली सिग्नल्स जो हैं स्प्रेड होते हैं, उससे जो हैं फिर ये काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, सो दिस द बेसिक्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। एंड नेक्स्ट इज द हार्ट बीट्स, हार्ट रेट एंड द कार्डियक आउटपुट। सो हार्ट रेट मीन्स बीट पर मिनट इज नोन एज द हार्ट रेट और हार्ट बीट। तो एक मिनट में कितने बार आपका जो हार्ट है वो बीट करता है, जिसमें आपके सिस्टोल और डायस्टोल दोनों होंगे, उसको बोलते हैं हार्ट रेट। जो नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो वो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 60 to 100। सो द नॉर्मल एवरेज हार्ट इन ह्यूमन इज अबाउट 72 बीट्स पर मिनट। आप पता होगा 72 बार आपका हार्ट बीट करता है, लेकिन एक रेंज में काम करता है। जो नॉर्मल रेंज है वो है आपका 60 to 100 BPM मीन्स बीट्स पर मिनट। ठीक है, अगर वो 80 नहीं, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे कर लीजिए आप काट के इसको 100। ठीक है, अगर 100 BPM से हाई हुआ तब हम उसको बोलते हैं टेकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज इन द हार्ट रेट। टर्म्स है टेकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज इन द हार्ट रेट। एक टर्म से ब्रेडिकार्डिया, अगर 60 से कम हुआ आपका हार्ट रेट तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। कार्डिया मतलब हार्ट, टेकी मतलब बढ़ा हुआ,
ब्लीडिंग मतलब कम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कार्डियक आउटपुट, मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप आउट और इजेक्ट पर मिनट। आपके 1 मिनट में आपका जो हार्ट है कितने अमाउंट ब्लड को 1 मिनट में पंप आउट कर रहा है, ठीक है। एक टर्म से आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप आउट पर बीट और पर सिस्टोल। तो एक सिस्टोल में कितना आपका ब्लड पंप आउट कर रहा है वो है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। सो मैथमेटिकली कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम। जो बात करें नॉर्मल इंडिविजुअल की, तो HR कितना होता है, हार्ट रेट कितना होता है 72 बीट्स पर मिनट, और आपका एक बीट में जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो होता है 70 ml। तो 70 ml ही आपका जो ब्लड है वो एक बार में पंप आउट होता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली बात करें पर मिनट में आपका 5.4004 लीटर पर मिनट, मतलब 5 लीटर पर मिनट आपका जो ब्लड है वो 1 मिनट में सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम आपके सिस्टोलिक है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स का, क्योंकि वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स ही आपके ब्लड को इजेक्ट करेगा। तो आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में है उसमें अप्रोक्सीमेटली 100 to 110 ml ब्लड प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे। लेकिन आपका जो हार्ट है कम्प्लीटली उसको पंप आउट नहीं कर पाता। आपको पता भी होगा, अगर आप डिस्पोजल ग्लास में पानी रखते हैं, आप जितना ही फोर्सफुली इसको प्रेस करेंगे पूरा वाटर आपको इजेक्ट नहीं होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 60% ही जो आपके ब्लड है आपके वेंट्रिकल से बाहर निकलता है। सपोज मान लो कि आपका जो हार्ट है, हार्ट के जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं उसमें ब्लड ही कमी हो, ब्लड ही अगर 100 ml है तो उसका 60% मतलब 60 ml ही इजेक्ट करेगा, या 60 ml है तो और कम करेगा। तो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतना वो फोर्सफुली कर सकता है। सेकेंडली जो हार्ट का जो मसल्स हैं वो भी तो मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, अगर वो वीक हो गए तो क्या होगा, वीक हो गए तो उनको फोर्सफुली प्रेशर नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो फोर्सफुली वो जनरेट नहीं कर पाएंगे तो भी स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो हार्ट रेट जो आपका है वो आपके न्यूरॉन्स से कंट्रोल होते हैं, पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक। तो अल्टीमेटली जो हार्ट रेट है वो इस स्ट्रोक वॉल्यूम को बैलेंस करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो कार्डियक आउटपुट है वो हमारे बॉडी में कांस्टेंट होना चाहिए। 55 लीटर पर मिनट बोल रहे हैं, तो उससे अगर कम हुआ है ना, तो चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो अगर वो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा उसको मेंटेन करने के लिए। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट जो है आपके हार्ट रेट से मेंटेन होता है। ये तो फिक्स है स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम का अमाउंट फिक्स रहेगा, ठीक है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम अधिक है तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक। एंड नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर पर मिनट। लेकिन ये कंडीशंस में अलग अलग चीज़ों में चेंज हो जाती हैं। बात करें एग्जाम्पल ग्रुप में, दिस कैन बी ग्रेटली इंक्रीज इन द मीट ऑफ ऑक्सीजन डिमांड और ब्लड डिमांड ऑफ एक्सरसाइज अराउंड द 50 लीटर पर मिनट। जब आप जिम करते हैं तो आपकी बॉडी को हाईली ऑक्सीजन डिमांड की, ब्लड डिमांड की होती है, खासकर ऑक्सीजन की होती है एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो उस समय जो है ये अप्रोक्सीमेटली 25 लीटर पर मिनट तक हो सकती है, क्योंकि इसमें आपका हार्ट बीट बहुत ही फास्ट होता है। नॉर्मली 60 बार धड़केगा, तो जब जिम करने के बाद आपका जो हार्ट बीट है वो 100-120 तक धड़कता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड की रिक्वायरमेंट अधिक होती है बॉडी में। सिमिलरली जो एथलीट हैं, एथलीट में भी जो कार्डियक आउटपुट है वो आपके 35 लीटर पर मिनट तक हो सकता है, क्योंकि उनका स्ट्रोक वॉल्यूम भी, हार्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो फोर्सफुली जनरेट करेगा तो हाईली अमाउंट वो ब्लड को इंजेक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड दिस इज इंक्रीज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज कॉल्ड कार्डियक रिजर्व। तो ये जो टर्म्स हैं उसको बोलते हैं कार्डियक रिजर्व, ठीक है। एंड नाउ कम टू द न्यूरोजेनिक कंट्रोल ऑफ द हार्ट। तो हमने कहा 2 मेन कंट्रोल्स हैं, एक है सिंपथेटिक, एक है पैरासिम्पथेटिक। सो द हार्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्व्स, पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक, एंड द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइक वेसोमोटर सेंटर्स इन द ब्रेन स्टेम। तो ये 3 मेजरली हैं। एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो कि होते हैं आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में का पार्ट है, आपके स्मॉल कॉर्ड्स में होंगे। एक होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है आपका कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स होते हैं, और एक होता है आपका ब्रेन स्टेम पे आपका वेसोमोटर सेंटर्स। तो इनसे कंट्रोल होते हैं।
सो बात करें हम बेसिकली ओवरव्यू पे, तो इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्ट रेट इसको बोलते हैं, आप टर्म्स याद रखिए, क्रोनोट्रोपिक मतलब हार्ट रेट, बेथमोट्रोपिक मतलब एक्साइटेबिलिटी, फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब इनोट्रोपिक, एंड इम्पल्स कंडक्टिविटी मीन्स डोनोट्रोपिक। तो ये जो इन्फ्लुएंस हैं वो आपके दो मेनली कंट्रोल करते हैं, एक है आपका पैरा, एक है आपका सिम्पथेटिक। ठीक है, फिर से याद रखिए, क्रोनो हार्ट रेट, बेथमो एक्साइटेबिलिटी, इनो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ड्रोनो कंडक्टिविटी, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है आपके इन फ्यूचर फार्माकोलॉजी में। ठीक, सो द वेगस नर्व विच इज़ ए पैरासिम्पथेटिक सिस्टम सप्लाई द मेनली एसे नोड एंड एवी नोड। जो वेगस नर्व है वो आपके एसे नोड और एवी नोड में जाते हैं एंड आर्टियल मसल्स पे, एसे नोड, एवी नोड और आर्टियल मसल्स पे, ये वेंट्रिकल्स पे नहीं रहते उतना। ठीक है, एंड दिस सिस्टम स्टिमुलेट द रिडक्शन और रिड्यूस द रेट एंड विच इम्पल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड डिक्रीज द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो पैरासिम्पथेटिक नर्व सिस्टम है वो आपके हार्ट रेट को कम करता है, कार्डियक की एक्टिविटी को कम करता है। ठीक है, चाहे वो हार्ट रेट हो, चाहे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो, फोर्स ऑफ बीट हो। लेकिन अपोजिट जो सिम्पथेटिक सिस्टम है, नर्व सप्लाई टू द एसे नोड, एवी नोड एंड मायोकार्डियल ऑफ द आर्टिया एंड द वेंट्रिकल्स। तो ये आपके वेंट्रिकल्स आर्टिया के मसल्स पे भी और एवी और एसे नोड पे भी होते हैं, और ये जब एक्टिवेट होते हैं सिस्टम तो ये इंक्रीज करेगा कार्डियक की एक्टिविटी को, इंक्रीज करेगा मीन्स इट इंक्रीज द हार्ट रेट, इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या फोर्स ऑफ द बीट। क्लियर है? तो एक तरीके से आपका पैरासिम्पथेटिक सिस्टम क्या है, इनहिबिटरी है, हार्ट की एक्टिविटी कम करेगा, जबकि ये आपके जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा आपके हार्ट रेट को। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द न्यूरोजेनिक कंट्रोल ऑफ द हार्ट। एंड नाउ कम टू द कार्डियक साइकिल। तो ये एक बेसिक कार्डियक साइकिल का स्ट्रक्चर है, हम आगे बात करेंगे। सो कार्डियक साइकिल, so cardiac cycle means during the each cycle the heart contract and relax means systole and diastole in a fixed time period. For one beat it requires 8 सेकेंड, तो अप्रोक्सीमेटली होता है 75 बीट्स पर मिनट। तो कार्डियक साइकिल का मतलब यही होता है एक रिदमिसिटी, कि वो कितने टाइम फ्रेम के बाद वापस वो अपने सेम काम पे आएगा, है ना। तो हार्ट जो है डायस्टोल सिस्टोल का एक टाइम फ्रेम होता है, उसी फ्रेम पे वो वर्क करते हैं, उसी फ्रेम पे वो सिस्टोल डायस्टोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी 5 मिनट लग गया सिस्टोल हमें, कभी 2 सेकेंड, कभी 1 सेकेंड, ऐसा नहीं है। 0.8 सेकेंड एक बीट में लगता है, ये फिक्स है। बात करें हम डिटेल की, सो मेजर स्टेजेस आर द आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड द कंप्लीट डायस्टोल, जिसमें आपके दोनों होते हैं, आर्टियल और वेंट्रिकल्स। सो टाइम फ्रेम इज द 0.8 सेकेंड। अब आते हैं वेंट्रिकल्स की, तो वेंट्रिकल्स में भी आपके सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं। तो वेंट्रिकल सिस्टोल्स में की रिक्वायरमेंट होती है 0.3 सेकेंड और डायस्टोल की रिक्वायरमेंट होती है 0.5 सेकेंड। ये क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, ये आपका जो है ये वेंट्रिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स हैं। तो वेंट्रिकल जो सिस्टोल है वो इस बात करें हम लोग जीरो, यहाँ से जीरो कमाते हैं, तो ये 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से 0.1 सेकेंड के बाद ये जो हैं 4 तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.3 सेकेंड तक ये सिस्टोल होगा, मतलब कॉन्टैक्ट होगा। फिर ये जो 0.4 से वापस यहाँ तक जो है ये डायस्टोल होगा। ठीक है, अब जो आर्ट्रिया है उसका जो सिस्टोलिक टाइम है वो क्या है 0.1 सेकेंड, और आपका जो डायस्टोल टाइम क्या है 0.7 सेकेंड। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो आर्ट्रिया है वो आपके ब्लड को कहाँ करेगा सप्लाई, केवल हार्ट पे करेगा ना, लेफ्ट वेंट्रिकल्स या राइट वेंट्रिकल्स पे, तो टाइम कम लगेगा। जबकि डायस्टोल मतलब फिलिंग मतलब पूरे बॉडी से आपके ब्लड आएगा और फिल होगा, तो टाइम रिक्वायरमेंट अधिक होती है। तो अप्रोक्सीमेटली जो ये आपका आर्टिकल सिस्टोल है, ये आपका पूरा डायस्टोल है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक कार्डियक साइकिल्स हैं। एंड नाउ कम टू द ईसीजी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक तरीके से जो स्प्रेडिंग है सिग्नल्स का, इम्पल्स का, उसको ये शो करता है। एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम शोज द स्प्रेड ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द हार्ट, like SA node to arteria to the AV node to the ventricles. ठीक है, and the normal ECG tracing the show 5 waves which by convection have been named PQRST। तो 5 वेव शो होता है आपके हार्ट बीट का, ये आपके P है, ये आपके QRS कॉम्प्लेक्स हैं, QRS और ये T वेव। ठीक है, सो P वेव arise when the impulse from the SA node
एंड स्वीप ओवर द आर्टरिया, आर्टियल डीपोलराइजेशन। सो ये जो पी वेव है, मतलब इस फेज पे जो है आपका जो एसे नोड में जो इम्पल्स हैं वो जनरेट होके आपके पूरे इस आर्टिया पे डिप्राइज होते हैं, स्प्रेड होते हैं, और आर्टरिया एक्टिवेट होके कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। देन QRS complex represent the very rapid spread of the impulse from the AV node to the AV bundle of His and Purkinje fibers and the ventricular muscles and shows the ventricle depolarization। तो फिर यहाँ से फिर जो है इम्पल्स पूरे आपके हार्ट में पहुँचते हैं, वेंट्रिकल्स पहुँचते हैं, और इस तरीके से इम्पल्स पहुँच के पूरा पहुँचने के बाद जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो इस फेज में आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं टी वेव। टी वेव रिप्रेजेंट द रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स मसल्स। अब इस वेव पे जो है आपका कंप्लीटली ब्लड इजेक्ट होने के बाद वापस रिलैक्स होता है, और ये आपका डायस्टोल फेज है वेंट्रिकल्स का। जो आर्टेरियल डायस्टोल है वो इसी के दौरान होता है, बीच में ही, ठीक है। तो ये बेसिक मीनिंग है आपके पी वेव। आर्टेरियल डीपोलराइजेशन मतलब आपके आर्टेरिया के मसल्स का एक्टिवेशन। QRS कॉम्प्लेक्स एक तरह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। जो आपके टी वेव है वो क्या आपका वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, क्लियर है। और ये है आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इस फेज पे, क्योंकि सिग्नल्स पूरे यहाँ से जब स्प्रेड होता है पूरे मसल्स की ओर, तभी वो ब्लड जो आपका मसल्स है वो कॉन्टैक्ट होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके बेसिक प्रोसेस हैं आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। एंड दिस इज द बेसिक टाइम फ्रेम। ये आपका टाइम फ्रेम भी है। ये आपका पी वेव के लिए लगेगा 0.1 सेकेंड, फिर जो 0.3 सेकेंड आपका जहाँ पे वेंट्रिकल क्या है आर्टिकल वेंट्रिकल सिस्टोल है, ये है आपका ए से लेकर बी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.3 सेकेंड। फिर आपका जो डायस्टोल है वो कितना है 0.4 सेकेंड। तो ये है आपका आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन, आर्टियल सिस्टोल, ये वेंट्रिकल सिस्टोल, ये आपके डायस्टोल, ठीक, क्लियर है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ पे सो फर्स्ट इज द हाइपरटेंशन। बहुत ही कॉमन है। हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीज इन द बीपी, कांस्टेंट इंक्रीज इन द बीपी। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए भी इंक्रीज हो गया, जब भागोगे दौड़ोगे काम करोगे तो बीपी ऐसे ही बढ़ जाता है, उसमें नहीं। कॉन्स्टेंटली किसी डिसीज कंडीशन में अगर आपको बीपी हाई है, कंटिन्यूस है, तब आपको बीपी है, तब आपको हाइपरटेंशन है। तो ये हाइपरटेंशन है एक तरीके से पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज़ है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में पैथोफिजियोलॉजी में बात करेंगे, ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं, आप पैथोफिजियोलॉजी प्ले स्टोर में जाकर चेक कीजिए, पूरे डिसीज़ के डिटेल हैं ऑलरेडी। तो आज हम केवल बात करेंगे केवल ओवरव्यू पे। तो हाइपरटेंशन मतलब कांस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सेकेंड इज द कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, मतलब आपके जो कोरोनरी आर्टरी हैं जो कि हार्ट में ब्लड सप्लाई करते हैं, अगर वो डैमेज हो गए हैं या स्पाज्म हो गए हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गए हैं, या फिर उनमें कोई प्लेग या कोई एथ्रोमा जमा हो चुका है, तब आपके जो हार्ट में ब्लड सप्लाई कम होगा। ब्लड सप्लाई कम हुआ मतलब इस्चीमिया हुआ, तो एक तरीके से आपको जो हार्ट के टिश्यूज हैं वो डैमेज होने लगेंगे। सो डिक्रीज द ब्लड फ्लो इन द हार्ट एंड मे लीड टू द इस्चीमिक हार्ट डिसीज़। और कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की वजह से ही आपको इस्चीमिक हार्ट डिसीज़ होगा, मीन्स मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन कम हो रहा है तो टिश्यू डैमेज होंगे। आपको पता ही है जो कार्डियक मसल्स हैं वो दोबारा रीडेवलप मतलब नया नहीं बनते हैं, वो एक तरह से रिपेयर तो हो सकते हैं लेकिन नए सेल्स जनरेट नहीं होते हैं, नहीं बनते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स की तरह, ठीक। एंड कार्डियक अरिथमिया, अगर आपका जो रिदम है, जो हार्ट रेट है, वो अगर डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कंडक्शन, अगर आपके जो एसे नोड हैं, एवी नोड हैं, वो ख़राब हो जाएंगे, कंडक्शन सही से नहीं होगा, तो जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो भी इम्प्रॉपर होगा। तो इनरेगुलर हार्ट रेट बीट को ही हम बोलते हैं अरिथमिया। तो ये होते हैं दो टाइप के, एक होता है टेकी अरिथमिया, एक होता है ब्रेडी अरिथमिया। टेकी अरिथमिया मतलब इंक्रीज इन द हार्ट रेट इनरेगुलरली, एंड ब्रेडी अरिथमिया मतलब डिक्रीज इन द हार्ट रेट, ठीक है, ड्यू टू द कंडक्शन फेलियर। नेक्स्ट है आपका हार्ट फेलियर। अगर आपका हार्ट का जो मेन फंक्शन क्या है, पंपिंग आउट, पंप ही ना कर पाए तो, अब पंप क्यों नहीं कर पाएगा, या तो हार्ट का जो मसल्स हैं वो ख़राब हो गया होगा, डैमेज हो गया होगा इसकी वजह से। सो अनेबल टू द पंप आउट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड इज नोन एज द हार्ट फेलियर। फिर कार्डियक शॉक मतलब अनएबिलिटी टू कार्डियक फंक्शन। कार्डियक जो हैं शॉक मतलब होता है काम ना कर पाना, आप शॉक हो जाते हैं, मतलब आप उस समय के लिए एक रुक जाते हैं, तो उस समय भी आपका हार्ट का जो फंक्शन है वो रुक जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका एथेरोस्क्लेरोसिस है, मतलब डिपोजिशन ऑफ द एथ्रोमा इन द ब्लड वेसल्स।
जो वेस्कुलर वाल्स हैं उनमें जो एथ्रोमा है, जो लिपिड पार्टिकल्स हैं LDL वगैरह, VLDL वगैरह, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वगैरह, तो वो सब जो हैं प्लेग के साथ में जमा हो जाते हैं, तो उससे डिस्टर्ब होगा, उससे भी आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ या हाइपरटेंशन हो सकते हैं। सेम है आपका थ्रोम्बोसिस, मीन्स थ्रोम्बोसिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट। जो ब्लड क्लॉट है वो भी आपका जमा हो सकता है आपके ब्लड वेसल्स पे। एम्बोलिज्म वो भी आपका सेम ही है, थ्रोम्बोसिस जैसा ही, लेकिन उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। सो these are the basics about the cardiovascular system and their basic anatomy and physiology. And if you like videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.